हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जिस के ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है व्हाइल यू वर स्लीपिंग। इस ड्रामा में कुल 16 एपिसोड्स हैं एंड इन्हें मैं 4 पार्ट्स में कवर करूंगा। इस ड्रामा में एक लव ट्रायंगल कहानी दिखाई गई है एंड वो कहानी सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसमें कुल 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक प्रोसिक्यूटर, एक रिपोर्टर, एक पुलिस ऑफिसर। इन तीनों को ही हर रात बड़े अजीबोगरीब सपने आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब इनके सपने रियल जिंदगी में सच होने लगे थे। और ये देख वो तीनों ही बेहद घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इसलिए वो तीनों मिलकर साथ में डिसाइड करते हैं कि वो इन बुरे सपनों को सच होने से रोकेंगे। लेकिन चीजें इतनी आसान थोड़ी ना है, क्योंकि इसमें उनका एक दुश्मन भी था। तो चलिए देखते हैं कि वो इस चीज को रोक पाएंगे या नहीं। एंड साथ ही साथ बेसूसी की कैरेक्टर एंड में किसके साथ जाएगी, जंग है इनके साथ या फिर ली जोंग सुक के साथ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में एक लड़का और लड़की को हम देख पाते हैं जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जहां पर वो लड़की उस लड़की को आकर गले लगाती है और कहती है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीन हम उसी लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम है होंगजू। एक्चुअली में होंगजू सपना देख रही थी एंड सपने में ही वो उस लड़के से गले मिल रही थी। होंगजू अब सोकर उठती है एंड एक पेपर में वो अपने सपने के बारे में लिखती है कि आज उसने सपने में क्या देखा। दूसरी तो हम देखते हैं कि होंगजू की मॉम उसके रूम में आती है और उसे डांटती है कि तुमने अपना कमरा गंदा क्यों रखा है। और तभी होंगजू अपनी मदर को अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है मॉम, आज मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने एक लड़की को गले लगा लिया, लेकिन मैं उस लड़की को जानती तक नहीं। उसकी मदर उसे कहती है तुम जो भी सपने देखती हो वो सच होकर ही रहते हैं। तुमने आज ये सपना देखा है एंड हर बार की तरह ये भी शायद सच हो जाएगा जैसे बाकी हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने जो सपना देखा हो वो सच ना हुआ हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंगजू की मॉम उसे कहती है कि वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था। होंगजू कहती है इसे क्या फर्क पड़ता है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब नेक्स्ट सीन में उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। वो देखती है जिस लड़के को उसने सपने में देखा था वो बाहर सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहा है अपने भाई के साथ। उस लड़के का नाम है जी चैन। अब होंगजू अपनी मॉम को बताती है कि ये वही लड़का है जिसे मैंने सपने में देखा था। दूसरी तरफ देखते हैं जी चैन उसका भाई सैम आपस में बात कर रहे थे। सैम अपने भाई से कहता है कि जाओ पास वाले घर में राइस केक देकर आओ जिससे हमारी जान पहचान हो सके एंड हम हमारे पड़ोसियों को बेहतर तरीके से जान सके। जी चैन का मन तो नहीं था जाएगा, लेकिन भाई के कहने पर वो चला जाता है। अब जी चैन होंगजू के घर पर राइस केक देने के लिए आया था और जी चैन बेल बजाता है। तभी होंगजू बाहर आती है और जी चैन को देखती है। वो उसे र्यूडली बिहेव करती है क्योंकि वो उसके सपने में आया था। एंड वो जी चैन से कहती है हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए एंड तुम दोबारा कभी भी यहाँ पर मत आना। इस बात से जी चैन नाराज हो जाता है और वो अपने घर आके अपने भाई को बताता है कि मुझे जाना ही नहीं था, तुमने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। एंड ऐसा बोलकर वो उसे काफी कुछ सुनाता है। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी। तभी वहां पे जी चैन भी आ जाता है एंड बस का इंतजार करने के लिए वो होंगजू के पास जाकर बैठ जाता है। होंगजू सोचती है इतनी जगह पड़ी है, ये मेरे पास ही आकर क्यों बैठा, क्या ये मुझे छेड़ रहा है। अब जैसे ही होंगजू सरक कर थोड़ा साइड होती है, जी चैन भी उतनी ही दूरी कवर करता है, उसके पास आ जाता है। होंगजू तुरंत खड़ी होती है और कहती है मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं। इतने वह लड़कियां ये देखकर हंसने लगती हैं क्योंकि जी चैन इसलिए साइड हुआ था जिससे वो लड़कियां वहां पर बैठ सके। एंड ये देख होंगजू भी शर्मिंदा हो जाती है और बस में चढ़ जाती है। पर तभी जी चैन को याद आता है ये वही लड़की है जिसके घर में सुबह राइस केक देने वो गया था। होंगजू को काफी गुस्सा आता है एंड वहीं हम देख पाते हैं होंगजू की मदर का एक रेस्टोरेंट था। वो और उसकी मदर शाम को वहां पर होते हैं। तभी उधर एक आदमी आता है जिससे होंगजू की काफी जान पहचान थी, जिसे होंगजू ने पहले सपने में देखा था। वो पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहा था एंड तभी पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो जाता है। होंगजू की मदर उसे सिगरेट पीने से मना करती है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और आगे जब वो पेट्रोल पंप जाता है तो वहां सिगरेट चलाता है और चलाते ही वहां पर रियल में ब्लास्ट हो गया था, बिल्कुल सपने वाले सीन की तरह। अब नेक्स्ट सीन में हम जी चैन को देखते हैं जो अपने काम पे क्या होता है। और आज जी चैन की अपनी जॉब पे फर्स्ट डे है। वो ऑफिस में कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसके उसके कलीग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो बच्चों की तरह था। तभी वहां पर एक बंदा आता है जिसका नाम था माइक। वहां हमें पता चलता है कि जी चैन माइक को जानता है जब वो स्कूल में था तब से। तब जी चैन को माइक ट्यूशन दिया करता था। अब वो माइक से मिलता है, लेकिन वो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। और माइक जी चैन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। पहले माइक भी एक प्रोसिक्यूटर ही था, लेकिन अब वो एक लॉयर है। एंड जी चैन को बधाई देने के लिए वो ऑफिस लाया था। तभी माइक को एक कॉल आती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की थी। एंड तभी हमें जी चैन का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें जी चैन पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। तभी माइक उसे कहता है अगर तुम अपनी पढ़ाई इंप्रूव करोगे तो तुम्हारी फादर मेरी ट्यूशन फीस बढ़ा देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे रिजल्ट्स में चेंजेस करूंगा, जिसके बदले ट्यूशन फीस में से 50% हिस्सा तुम्हारा। एंड इस बात के लिए जी चैन मान गया था। अब प्रेजेंट में हम होंगजू को देखते हैं जो सपना देख रही थी कि वे एक हॉस्पिटल में है
और उसे उसकी आंट बता रही थी कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। भांगजू सपना देख कर उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वो रोने लगती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करती है और न्यूज़ में उस इंसान को देखती है जिसे उसकी मॉम ने सिगरेट पीने से मना किया था। उस इंसान की मौत हो गई थी पेट्रोल पंप ब्लास्ट में। एंड ये देख के वो फिर से दुखी हो जाती है और वो अपने मॉम को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर कहीं पे मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और उसकी माँ उसे जोर से हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में माइक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर खरीद कर ले जा रहा था क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। दूसरी तरफ जी चैन एक न्यू कार लेता है और कार के साथ वो फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी वहां पर माइक आता है और जी चैन उसे देखकर हैरान था और माइक उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वहां पर होंगजू आती है और हमें पता चलता है होंगजू ही माइक की गर्लफ्रेंड है। अब होंगजू और माइक एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं एंड ये देखकर जी चैन काफी हैरान था कि उसकी पड़ोसी उसके ही सीनियर की गर्लफ्रेंड है। वहीं फिर होंगजू बार बार अपना फोन चेक कर रही होती है कि उसकी मॉम कॉल क्यों नहीं उठा रही। एंड अपने सपने मॉम की डेथ से वो काफी ज्यादा डर गई थी। उसे टेंशन होने लगती है कि उसकी मॉम को कुछ हो तो नहीं क्या, इसलिए वो घर पर जाने लगती है। तभी माइक उसे अपनी कार पर घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं होंगजू की मदर घर आ रही थी। तभी वहां पे एक आदमी आता है और होंगजू की मदर को उनका फोन देता है जो होंगजू की मॉम एक रेस्टोरेंट में भूल गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से होंगजू और माइक को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। एंड माइक की गाड़ी के सामने आने से वो वही मारा जाता है। ये वही आदमी है जिसने होंगजू की मॉम को उनका फोन दिया था जो वो रेस्टोरेंट में भूल गई थी। एक्सीडेंट की वजह से वो दोनों भी वहीं बेहोश हो जाते हैं। एंड अब जब होंगजू को होश आता है तो वो उसी हॉस्पिटल में थी जिसे उसे सपने में देखा था। अब होंगजू उठती है और उसके बाल बहुत ही लंबे थे। उसकी आंटी उसे बताती है कि वो 10 महीनों से कोमा में थी एंड उसकी मदर ने ही सब कुछ 10 महीनों से हैंडल किया है। वो बहुत ज्यादा काम करने लगी जिससे वो हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, जिससे वो काफी स्ट्रेस में भी थी। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इस बात को सुन होंगजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है एंड नेक्स्ट सीन में वहां पर जी चैन आता है और उसे बताता है कि उसके ऊपर उस आदमी का एक्सीडेंट करने की वजह से एक केस चल रहा है। जी चैन एक प्रोसिक्यूटर था तो वो उसे सब कुछ बताता है। काफी हैरान थी क्योंकि एक्सीडेंट माइक ने किया था, लेकिन जी चैन बताता है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ड्राइविंग सीट पर वो खुद थी। ये सुनकर उसे माइक के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि सब कुछ माइक नहीं किया, उसने खुद को बचाने के लिए होंगजू को मर्डर केस में फंसा दिया। अब वो काफी ज्यादा दुखी होती है और सुसाइड करने के लिए टेरेस पे जाती है, पर जी चैन उसे रोकता है, लेकिन वो वहां से कूद जाती है और मारी जाती है। नेक्स्ट सीन हम जी चैन को देखते हैं। वो सो के उठता है और देखता है कि जो कुछ हुआ वो सब कुछ एक सपना था। होंगजू का माइक से मिलना, फिर उनका एक्सीडेंट हो जाना, होंगजू की मॉम की डेथ, सब कुछ एक सपना। लेकिन ये सब कुछ सपने में देखकर जी चैन काफी डर जाता है और वो सारी बात सैम को बताता है, यानी कि अपने भाई को। लेकिन सैम का कहना था ये बस एक सपना है, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। अब हम देखते हैं जी चैन देखते हैं कि आज 14 फरवरी है, यानी कि वैलेंटाइंस डे, और सपने में इसी डेट पर होंगजू और माइक मिले थे और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू बस स्टैंड पर बैठी थी कि तभी वहां पर जी चैन आता है। उसे कहता है, क्या तुम माइक नाम के किसी बंदे को जानती हो? वो काफी हैरान होती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरा पीछा करे हो? जी चैन कहता है, आज काफी ज्यादा स्नो गिरेगी, तुम आज कार में मत बैठना और कार से दूर रहना प्लीज। लेकिन होंगजू उसकी बात नहीं मानती और टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। अब सपने के मुताबिक शाम को जी चैन अपनी न्यू कार के साथ उसी जगह पे खड़ा होता है जब माइक और होंगजू मिले थे। अब सपने जैसा होता है वही रियल में भी हो रहा था। होंगजू और माइक डेट पे आते हैं और उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं जब माइक कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन इस वक्त जी चैन उनका पीछा करता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है और सपने के मुताबिक वो आदमी भी वहां पर आ जाता है। इतने में जी चैन अपनी कार से माइक की कार को ठोक देता है जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। अब माइक कार से उतरता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे पास्ट का बदला ले रहे हो क्या? तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें माइक मोटरसाइकिल से एक एक्सीडेंट करता है और सारे इल्जाम जी चैन पर डाल देता है। जी चैन के डैड पुलिस में थे और माइक को काफी ज्यादा वो समझदार मानते थे, इसलिए वो माइक की बात पर यकीन कर लेते हैं और जी चैन फंस जाता है। अब प्रेजेंट हम देखते हैं कि जी चैन माइक से कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो इस आदमी को तुम मार देते, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, उसके बाद तुम सारे इल्जाम होंगजू पर लगा देते और उसके बाद होंगजू की मॉम की डेथ हो जाती। लेकिन माइक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे कहता है, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन होंगजू को जी चैन की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि उसे भी इसी तरह के सिमिलर सपने आते हैं और वो हमेशा सच होते हैं। अब होंगजू जी चैन के पास आती है, उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये मैं हूं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये वही सपना है जो होंगजू ने देखा था और ये सच हो गया। होंगजू जी चैन को काफी कस के हक करती है। जी चैन भी इसे रेप्लिकेट करता है और उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है एंड होंगजू और जी चैन एम्बुलेंस में बैठते हैं। एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों को ही काफी चोट लगी थी और वो दोनों अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। होंगजू काफी खुश थी
क्योंकि आज से पहले कभी भी उसका सपना नहीं बदला, लेकिन जी चैंग की वजह से पहली बार उसका सपना बदला है। जी चैंग ने फ्यूचर को बदल दिया। हंगजू की मदर की डेथ होने वाली थी, पर वो नहीं होगी। वहीं जी चैंग उसे पूछता है कि उसने उसे हक करके ये क्यों कहा। हाँ, ये मैं हूं, ऐसा तुमने क्यों बोला। इस बात पे हंगजू उसे सब कुछ बताती है कि उसे भी ऐसे सपने आते हैं और वो सच होते हैं, लेकिन उससे कभी वो बदल नहीं पाई। वह जी चैंग की वजह से ही हो गया। जी चैंग को इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने फ्यूचर को बदल दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जिसका नाम था सोहा। वो अपनी मॉम के साथ इंटरव्यू दे रही थी एंड इसी बीच उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। तभी एक रिपोर्टर वहां पर होता है। वो उसकी मॉम को चेक करता है और देखता है कि उसकी मॉम के शरीर पर काफी चोट के निशान है। वो समझ जाता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को काफी ज्यादा मारा है, इसलिए वो रिपोर्टर वहां पर पुलिस को कॉल कर बुला लेता है। अब सोहा के डैड को पुलिस पकड़ ले जाती है और उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। तभी वहां पर सैम आता है एंड सैम जी चैंग का भाई है। सैम सोहा का स्कूलमेट भी होता है, इसलिए वो उसे जानता था। सोहा वहां पर सैम को किसी को भी ये बात बताने से मना करती है और दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से जी चैन और होंगजू को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं और होंगजू को लगता है जी चैन को उससे प्यार हो गया है, इसलिए उसने उसे हक किया। वो उसे सब बताती है, जिसपे जी चैन कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ये सब कुछ इंसानियत के नाते किया। नेक्स्ट सीन में हम होंगजू को देखते हैं। वो सोकर उठती है एंड वो काफी ज्यादा फ्रेश मूड में होती है। वो खुश थी क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा सपना आया था। अब वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आती है। वहां पर वो जी चैन के बारे में सोच रही थी एंड वो अपनी मॉम को कल रात के बारे में सब कुछ बता देती है। अब होंगजू ने राइस केक बनाए थे एंड इस बार वो जी चैन को उसके घर राइस केक देने के लिए जाती है। जी चैन ये देख काफी रूडली बात करता है उससे और उसे चले जाने के लिए कहता है क्योंकि रात में उसे होंगजू ने काफी परेशान किया था एंड उसके कहने पर वो वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जी चैन ट्रेन से ऑफिस जा रहा था। वहां पर फिर से होंगजू से मिल जाती है एंड होंगजू से अपने सपने के बारे में बता रही थी कि आज उसने सपने में जी चैन को क्या करते हुए देखा। जी चैन ट्रेन से निकलकर होंगजू को समझाता है कि देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारे सपने सच होते हैं, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि जब मेरे सपने कोई मरेगा तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा, पर अगर मैं उसे नहीं बचा पाता हूँ तो मैं पूरी जिंदगी खुद को ब्लेम करता रहूंगा। इसलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे सपने सच नहीं होते। जी चैन होंगजू को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है एंड वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें अगर सपनों को बदलने वाला कोई चाहिए तो किसी और को ढूंढ लो। लेकिन होंगजू उसे कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, तुम सबसे अलग हो। ऐसा सुनकर वो उसे कहता है ढूंढती रहो, हमारे जैसे काफी लोग तुम्हें मिल सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ हम देख पाते हैं होंगजू अपने डैड को बता रही थी कि उसने सपने में देखा कि डैड की मौत हो गई। जिस बस को उसके फादर चलाते थे उसमें टेररिस्ट आ जाते हैं एंड बस में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उसकी फादर की जान चली जाती है। ये सब बातें जब वो अपने फादर को बताती है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो अपने फादर को काम पे जाने के लिए मना भी करती है, लेकिन वो नहीं सुनते एंड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि होंग ने अपने सपने में देखा था। उसके फादर की मौत हो जाती है उस बस के बॉम्ब ब्लास्ट में। अब प्रेजेंट में हम सुहा के फादर को देखते हैं जो जेल से बाहर आ गए थे बेल पे एंड उनका केस माइक हैंडल कर रहा था क्योंकि वो पेशे से एक लॉयर है एंड उसने सुहा के डैड को काफी बार जेल से बचाया भी है, जिसके उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं माइक का होंगजू से ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसके लिए सही लड़का नहीं है। अब माइक भी ये देखकर काफी हैरान था कि होंगजू ऐसा करने का कैसे डिसाइड कर सकती है। वहीं फिर सुबह उठकर होंगजू रोने लगती है और पेपर में लिखती है कि जी चैन अपने भाई सैम की वजह से खून करेगा और एक खूनी बन जाएगा। होंगजू सोचने लगती है सैम आखिर है कौन, क्योंकि उसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ हम सैम को ही देखते हैं जो सुहा से बात करने के लिए स्कूल में जाता है। सुहा सैम को लेकर एक जगह जाती है जो उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। वो उससे कहता है मुझे पता चल गया कि तुम इंटरनेट पे क्या सर्च करी थी। सो अपने डैड को मारने के लिए इंटरनेट पे पॉइजन के नेम सर्च करी होती है क्योंकि उसके डैड ने मॉम को काफी मारा था। सैम सुहा से कहता है तुम इनमें से कुछ नहीं करोगी, इन सभी चीजों के लिए कानून है, वो तुम्हारे फादर को सजा देगा। लेकिन सुहा कहती है उसके डैड के पास बहुत पैसे हैं, वो लॉयर को खरीद लेते हैं और हर बार बच जाते हैं, उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलती। ये सुनकर सैम भी हैरान था। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि माइक सुहा की मॉम की हेल्थ रिपोर्ट को चेंज कर देता है एंड जी चैन को ये केस बंद करने के लिए कहता है। जी चैन को माइक पे डाउट होता है एंड वो सुहा की मदर को कॉल कर कहता है कि आप केस करो, लेकिन अपने हस्बैंड के डर से वो केस करने से मना कर देती है। जी चैन के ऑफिस में काफी काम करने के बाद वो थक जाता है एंड वो डेस्क पर ही सो जाता है। जब वो उठता है तो वो जोर से चिल्ला रहा था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। ये देखकर जी चैन के सारे कलीग्स डर जाते हैं। एक्चुअली जी चैन को काफी बुरा सपना आया होता है कि उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो पुलिस से कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर जी चैन काफी परेशान होता है। अब वो सैम को फोन करता है एंड से सीधा घर आने के लिए कहता है। इवनिंग में जी चैन होंगजू से मिलता है, उसे सब कुछ बताता है कि उसने सपने में क्या देखा। जब होंगजू को ये बात पता चलती है तो वो उसे बता रही थी कि उसने भी सपने में सैम को किसी का खून करते हुए देखा था एंड सैम ने जो खून किया था
उसके लिए वो सपने में कह रहा था कि मैंने अपने भाई के लिए किया है। ये सुनकर जी चैन काफी शॉक था कि आखिर उसका ही भाई उसके लिए खून क्यों करेगा। वही सुहा ऑफिस में फोन करके अपने फादर के केस के बारे में पूछती है एंड वहां पर सुहा का पता चलता है कि उसके डैड का केस फिर से बंद हो चुका है। अब वो मार्केट पॉइजन खरीदने के लिए आई थी, तभी वहां पर सैम आता है और उसे कहता है तुम ये सब कुछ मत करो, तो मेरे साथ प्रोसिक्यूटर ऑफिस चलो। वो सब कुछ बताती है कि मेरे डैड का केस बंद हो गया, जरूर मेरे फादर ने लॉयर को खूब पैसे दिए होंगे। सैम उसे उस प्रोसिक्यूटर का नाम पूछता है तो वो उसे जी चैन का नाम बताती है। ये सुनकर वो शॉक हो गया था। अपने भाई को वो फोन करता है लेकिन जी चैन उसका फोन नहीं उठाता। नेक्स्ट सीन हम जी चैन को देखते हैं एंड वो हमजू को उसकी वाले सपने को डिटेल में बताने के लिए कह रहा था। वो उसे बताती है कि उसने सपने में एक आदमी को देखा जो अपनी वाइफ को मार रहा है। तभी वहां पे सैम एक लड़की के साथ आता है और वो उस आदमी को ये सब करने से रोकता है। उसे रोकने के लिए वो उसके पास आता है एंड लेडी को बचाते हुए उस आदमी को धक्का देता है, जिससे वो आदमी बैल्कनी से गिर गया था। होंगचू बताती है घर के अंदर एक पियानो भी पड़ा हुआ था। इस बात पे जीचैन को याद आने लगता है कि उसके भाई सैम ने उसे उसकी फ्रेंड सुहा के बारे में बताया था जो कि एक पियानिस्ट है। उसके डैड का केस वो संभाल रहा था। अब जीचैन होंगजू के साथ बिल्डिंग के पास आता है जहाँ पर सुहा का घर है। वहीं पे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर बैठे थे। उनमें से एक ऑफिसर होता है जिसका नाम था डेविड। ये वही ऑफिसर है जिसे जीचैन ने एक्सीडेंट से बचाया था। डेविड एक सपना देख रहा है कि उसने एक आदमी को देखा है जो मरा हुआ पड़ा है। अब वो एक बंदे को पकड़ कर ले जा रहा है जो कि उस आदमी का मर्डर है। अब वो मर्डर जी चैन का भाई सैम था। तभी उसकी आंख खुलती है और उसके सामने जी चैन खड़ा होता है। वो उसे देख हैरान था क्योंकि उसी ने उसे बचाया था। अब वो जी चैन को भागते हुए देखता है और उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो उसका पीछा करता है और देखता है जी चैन वहीं पर जा रहा है जहां उसने उस मर्डर को पकड़ा था। अब नेक्स्ट सीन में सुहा की मॉम को देखते हैं जो सुहा के फादर को डिवोर्स के पेपर्स दे रही थी जिससे वो उनसे डिवोर्स ले सके। लेकिन ये देखकर सुहा के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो सुहा की मॉम को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सैम और सुहा आ जाती है। सैम वहां पर अलार्म बजा देता है जिससे सुहा के फादर को पता चल गया था कि कोई आ रहा है। अब वो मारते हुए रुक जाते हैं। अब वहां पर ऑफिसर डेविड भी पहुंच चुके थे और सैम लिफ्ट से ऊपर आ रहा था। तभी वहां पर जी चैन आके उसे रोक लेता है एंड अब यहाँ पर जो होने वाला था उसे जी चैन और होंगजू चेंज कर देते हैं। अब सभी लोग बाहर आकर बताते हैं सैम को हमने फायर अलार्म बजाते हुए देखा था। वो लोग उसे गुस्सा करते हैं कि जब आग लगे ही नहीं तो तुमने फायर अलार्म क्यों बजाया। तभी वहां पर ऑफिसर डेविड आते हैं, सैम की साइड लेते हैं और जी चैन भी सैम को डांटता है और कहता है मैंने तुम्हें सीधा घर पर आने के लिए कहा था, तुम सीधा घर क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर सैम उसी को वापस भला बुला सुनाता है और कहता है तुम बहुत गंदे हो, तुम एक बहुत ही लालची प्रोसिक्यूटर हो, पैसे के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। सैम जी चैन से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सुहा अपनी मॉम से बात करी थी। तभी वहां पर होंगजू आती है, उन दोनों को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, जिसमें सुहा उससे पूछती है तुम हो कौन। वो उसे सब कुछ बताती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड सैम की भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। अब वो उन्हें घर पर ले जाने के लिए टैक्सी का वेट करती है लेकिन वहां पर ऑफिसर डेविड आ जाता है और वो उन्हें लिफ्ट देते हैं एंड बातों ही बातों में डेविड होंगजू को बता देते हैं कि मैं वही बंदा हूँ जिसका उस दिन एक्सीडेंट होने वाला था। जिसमें होंगजू कहती है हाँ अब तो वही हो, इसलिए मुझे पहचाने पहचाने लग रहे थे। फिर उनके बीच काफी सारी बातें होती है एंड फिर डेविड उन्हें ड्रॉप कर चले जाते हैं। फिर होंगजू सुहा उसकी मदर को अपनी मॉम से मिलवाती है। वहीं दूसरी तरफ जी चैन को अपने घर पे देखते हैं, वो अपने बेड पर रेस्ट कर रहा था। तभी वो एक फैमिली फोटो देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं जी चैन की बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि जो माइक ने किया था, उस केस को सेटल करने में उनके काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे, जिसे जी चैन की मॉम जी चैन उसके डैड को डांट लगाती है और उन्हें घर में सोने से मना कर देती है। अब जी चैन उसके फादर छत पे बैठे होते हैं एंड उन दोनों को काफी ठंड लग रही थी। तभी वहां पर जी चैन की मॉम सैम के साथ ब्लैंकेट और हीटर ऊपर पहुंचवा देती है। जी चैन उसके डैड छत पर ही सो जाते हैं और जी चैन के फादर उससे कहते हैं मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेहतर हो। मैं हमेशा बस ऑफिस जाता हूँ क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कार अफोर्ड कर सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऑफिस अपनी कार से जाओ। मैं कभी प्लेन से सफर नहीं कर पाया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सफर प्लेन में ही करो। तुम उसे आगे बढ़ो। तुमने अपने रिजल्ट को चेंज करके काफी गलत किया बेटा। जीचन सोते सोते काफी इमोशनल हो गया था और वो रोने लगता है। अब प्रेजेंट में जीचन याद करके काफी उदास हो गया था एंड हम देखते हैं होंगजू एक सपना देख रही थी जिस सपने में जीचन को वो किस करने वाली थी। तभी उसका सपना टूट जाता है। अब वो जाती है एंड कहती है मैं पागल हूँ, मैं पहले किस क्यों कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में जब होंगजू बाहर आती है तो सुहा और उसकी मदर ने खाना बना के रेडी कर लिया था। देखते हैं जी चैंग भी घर पर खाना बनाता है। उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन जैसे तैसे वो खाना बना लेता है। अब सैम स्कूल जा रहा था और जी चैंग अपने भाई को खाना खाने के लिए कहता है, पर वो उसे काफी नाराज होता है, इसलिए बिना कुछ खाए घर से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू जी चैंग के सिर पर जलने के निशान दिखती है और हाथ में भी काटने के निशान को दिखती है, जो कि खाने को बनाते वक्त जी चैंग के हाथ और सिर में लग गए थे। वो वहां से जाती है और मेडिकल शॉप से मेडिसिन लाती है। जी चैंग के सिर के घाव पर वो ऑइंटमेंट लगाती है।
अब वो दोनों बस स्टैंड पे बातें कर रहे होते हैं, तभी होंजू जी चैन को सुहा के डैड के केस को रीओपन करके फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है, जिसपे जी चैन का कहना था, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। तभी होंजू से कहती है, मैं तुम्हें कुछ नंबर बता रही हूँ, इस हफ्ते के कुछ विनिंग लॉटरी नंबर्स हैं जो कि मैंने सपने में देखा था। होंजू कहती है, इस लॉटरी का जो प्राइस है वो 2.8 मिलियन वॉन है। ये सुनकर जी चैन के होश उड़ जाते हैं एंड वो अपने ऑफिस जाता है और केस को फिर से रीओपन करने के लिए अपने सीनियर को कहता है। वो लोग केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं एंड ये देख माइक काफी हैरान परेशान था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जी चैन होंजू को बताता है कि उसने केस को फिर से रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। तभी होंजू से बताती है जो उसने लॉटरी की नंबर बताई थी वो बिल्कुल झूठ है। एंड अब हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन देख पाते हैं कि जी चैन उसके डैड एक मार्केट में गए थे जहाँ एक टेररिस्ट आता है और जी चैन के फादर पुलिस वाले थे तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड इसी बीच उनकी जान चली जाती है। प्रेजेंट में दोबारा रास्ते में जी चैन की मुलाकात फिर से डेविड से होती है, यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर से। डेविड उसे एक्सीडेंट से बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसे ट्रीट देता है एंड इस बात पे जी चैन उसे होंजू के रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ होंजू भी डेविड से फिर से मिल पाती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। ये देख जी चैन थोड़ा जेलस फील करता है क्योंकि उसे उन दोनों का बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब डेविड और जी चैन बैठे होते हैं तभी वो फ्लैशबैक में याद करता है कि उसके सपने में वो अपने सीनियर के साथ रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन वो अपने सपने को चेंज करता है और अकेले ही जी चैन के साथ रेस्टोरेंट आ जाता है। अब वो वहां पर 5 तक काउंट करता है, इतने में वहां पर माइक आ गया था। डेविड परेशान हो जाता है क्योंकि सब उसके सपने के मुताबिक होता है। रेस्टोरेंट में कुछ बहुत ही डेंजर होने वाला है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए वहां पर आया था, लेकिन माइक को वहां पर देख उसकी परेशानी और बढ़ चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम माइक को सुहा और उसकी मॉम से बात करते हुए देखते हैं। माइक सुहा की मॉम से कहता है कि अगर आपका सुहा की फादर के साथ डिवोर्स होता है एंड आप दोनों उनकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार भी नहीं रहेंगे और इस वजह से सुहा अब्रॉड भी नहीं जा पाएगी आगे की पढ़ाई के लिए, एंड डिवोर्स के बावजूद लोग उसे हमेशा एक क्रिमिनल की बेटी करके कहेंगे और ना कि एक पियानिस्ट। इवन इससे उसका करियर भी खत्म हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर सुहा की मॉम डर जाती है और कहती है, मैं प्रोसिक्यूटर से बात करूंगी कि उन्होंने जो केस रीओपन किया है वो उसे बंद कर दे। ये सब सुनकर सुहा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी होंजू के रेस्टोरेंट में होते हैं एंड जी चैन भी वहीं पर था और वही सारी बातें सुन लेता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सुहा उसकी मॉम के पास आता है, उनसे कहता है, मैं जी चैन हूँ, मैं ही आपके केस को हैंडल कर रहा हूँ, मुझे आप एक मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको जस्टिस दिला करूंगा, आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ये सुनकर सुहा उसकी माँ को कॉन्फिडेंस आता है और वो जी चैन को एक चांस देते हैं। इस बारे में सैम को पता चलता है और वो खुश हो गया था कि उसका भाई केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अपने भाई से कहता है, इस बार तो मुझे निराश मत करना। ऑफिसर डेविड भी काफी खुश थे क्योंकि रेस्टोरेंट में जो होने वाला था उसने उसे बदल दिया है। अब डेविड रेस्टोरेंट के खाने का बिल पे करते हैं तभी उसे जी चैन कहता है, तुम्हें पता था ना माइक आने वाला है, क्योंकि तुम बैठे बैठे काउंट कर रहे थे। और उसके बाद ही माइक यहाँ पर आ गया। डेविड जी चैन से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं तुमसे एक ट्रीट लेना चाहूंगा। तो जी चैन उसे एक शॉप पे ले जाता है और उसे वहां पर कुछ खिलाता है। खाते पीते डेविड उसे बताता है कि वो जो सपने में देखता है वो सच हो जाता है। ये सुनकर जी चैन हैरान था और वो कहता है, मैं भी जो सपने में देखता हूँ वो हकीकत बन जाता है। ये सुनकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। वहां पर होंजू आती है और डेविड से कहती है, मैं भी जो सपने में देखती हूँ वो वास्तविकता बन जाती है। अब ये सुनकर डेविड और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी डेविड कहता है, आखिर क्या कारण हो सकता है, हम तीनों को सपने में फ्यूचर क्यों दिखता है। जिसमें जी चैन कहता है, मुझे कैसे पता होगा। अब थोड़ी देर बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जी चैन होंजू को घर छोड़ के ऑफिस चलाता है और केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब अगले दिन वो इन्वेस्टिगेशन करके काफी थक गया होता है। अपने घर आकर वो चैन से सोने लगता है। फिर वो सुबह उठता है और बस स्टैंड जाता है एंड वो बस का इंतजार कर रहा था। बस आती है और वो बस में चढ़ जाता है। तभी होंजू भी बस में आती है एंड वहां पर जी चैन काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए होंजू उसके सर को अपने कंधे पे रख लेती है, जिससे जी चैन काफी खुश था। अब स्टॉप आता है और जी चैन उठता है एंड होंजू से पूछती है, तुम्हें देखने लगता है तुम्हें फिर से फ्यूचर दिखा है, लेकिन वो उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और वो बस से उतर जाता है। होंजू उसके पीछे जाती है। जी चैन उससे कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें पास कोई और काम नहीं है क्या। वो कहती है, मैंने एक सपना देखा था, तुम आज बहुत लेट हो गए हो अपने ऑफिस के लिए। जी चैन कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं उस आदमी को पकड़ कर आऊंगा। एक सीन हम देखते हैं कि सुहा की फादर प्रोसिक्यूटर ऑफिस में है। जी चैन ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान भी है। वहीं हम डेविड को देखते हैं एंड वो पुलिस स्टेशन में बैठकर यही सोचा था कि आखिर हमें ये सपने क्यों आते हैं। अब वो होंजू के रेस्टोरेंट जाता है जहाँ होंजू की मदर होती है। वो उसे देखती है और पहचान लेती है कि उसने उसका फोन लौटाया था। वो काफी खुश होती है, उसे खाना खिलाती है। इतने में वहां पर होंजू आ गई थी एंड वो उसे कहता है, आजाद जी चैन हम पार्टी करेंगे। तभी होंजू कहती है, आज नहीं हो पाएगा,
क्योंकि मैंने सपने देखा है कि जीचन का मूड खराब है क्योंकि आज इन्वेस्टिगेशन का दिन है और वो बेकार गया है क्योंकि वो कुछ पता नहीं लगा पाया। डेविड कहता है मेरा सपना तो इससे बिल्कुल अलग है। मैंने देखा कि जीचन ने उसे पकड़ लिया और उसने उसे सब कुछ बता दिया है। इस बात को सुन होंगजू के होश उड़ जाते हैं कि उन दोनों के एक ही शख्स के प्रति अलग अलग सपने कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जीचन इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी था और वो सोहा के डैड का वेट कर रहा होता है। तभी ऑफिसर डेविड अपने जूनियर ऑफिसर को फोन करते हैं जो जीचन के ऑफिस आया था। इसी केस के सिलसिले में वो उसे जीचन से बात करवाने के लिए कहता है एंड होंगजू और डेविड जीचन को सारी बात बताते हैं और कहते हैं तुम अपने सीनियर ऑफिसर जॉय को केस हैंडल करने के लिए दो क्योंकि अगर तुमने इसे हैंडल करने की कोशिश की तो तुम इन्वेस्टिगेशन में हार जाओगे। एंड ये सब कुछ उन्होंने सपने में देखा है। जीचन काफी कंफ्यूज था। वो अपने ऑफिसर पर ट्रस्ट करता है और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है एंड सपने के मुताबिक सोहा के फादर खुद के बताए हुए जवाबों में ही फंस जाते हैं और खुद ही सब कुछ कबूल कर लेते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। एंड थोड़ी देर बाद जीचन अपने सीनियर ऑफिसर जॉय को थैंक यू कहता है एंड उन्हें साथ ही सॉरी भी कहता है कि उसने उन पर शक किया। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू को देखते हैं जो जीचन का बस स्टैंड पर वेट करी थी। तभी वहां पर एक बस आती है जिसमें वो चढ़ जाती है और उसी बस के दूसरे गेट से जीचन बाहर निकलता है। अब होंगजू कैफे एरिया में जाती है जहाँ रोज जीचन कॉफी पीने आया करता था और वहां वो पूछती है क्या जीचन यहाँ पर आया है तो उसे पता चलता है जीचन आज वहां पर नहीं आया। ये सुनकर वो वहां से निकल जाती है लेकिन तभी वहां पर जीचन आता है और कहता है क्या कोई लड़की मेरे बारे में पूछ रही थी। तभी वो बताते हैं एक लड़की अभी अभी पूछ के गई है। अब जीचन होंगजू को देखता है वो उसे ढूंढी रही होती है कि तभी वो कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो, शायद वो मैं हूँ। उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एंड अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर जा रहे थे और होंगजू जीचन को अपना नंबर देती है और कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने उसे पकड़ लिया। और वो उसे ये भी कहती है तो मुझे ढूंढ क्यों रहे थे, कि इसके बारे में कुछ बताना था क्या। जीचन कहता है मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो ऑफिस से सीधा घर जा रहा था। वो कहती है तो तुमने रेस्टोरेंट का एप्रन क्यों पहना है। एक्चुअली उसके रेस्टोरेंट क्या था और जब जीचन उसे ढूंढ रहा था तो ये एप्रन वो निकालना भूल गया। अब होंगजू उसे निकालने में जीचन की मदद करती है एंड फिर वो उसे कहती है मैं खुश हूँ कि तुम ये केस जीत गए, लेकिन अगर तुम कभी हारोगे तब भी मैं खुश होंगी कि एटलीस्ट तुमने पूरी कोशिश तो की। इसलिए मैं अगर तुम्हारी चिंता करूँ तो तुम कभी मुझसे नाराज मत होना। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और होंगजू अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड जीचन को किस करने के लिए पास आती है। तभी जीचन उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है एंड वो कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे एप्रन निकाल रही थी और क्या। ऐसा बोलकर वो घर चली जाती है। अगले दिन हम जीचन को देखते हैं। वो अपने फादर की फोटो देख के कहता है कि आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। आपने कहा था मैं एक प्रोसिक्यूटर बनूं एंड आज मैं एक प्रोसिक्यूटर बन चुका हूँ। डैड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैंने आपका सपना पूरा किया। अब मेरी लाइफ में कोई है जिसे आप ही की तरह मेरी बहुत चिंता है। अब वो होंगजू का दिया हुआ नंबर अपने फ़ोन पे सेव करता है एंड फ्लैशबैक में बस में उसे जो सपना आया था उसे याद करता है। उसमें वो होंगजू को किस कर रहा था, लेकिन वो कल रात उस सपने को चेंज कर देता है। जब होंगजू उससे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे रोक देता है क्योंकि उसके दिल में भी होंगजू के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो नहीं चाहता कि उनके बीच और भी ज़्यादा अटैचमेंट है। इसलिए उसे बार बार इग्नोर करके दूर भागता है। एंड इसी के साथ व्हाइल यू वर स्लीपिंग की ड्रामा का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में ये कहानी और भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए उन्हें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशंस या रिकमेंडेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।